हसन साहब, पिछले एक हफ्ते से मैं ताबड़तोड़ आपको एसएमएस के जरिए लतीफ़े भेज रहा हूँ, लेकिन आपने किसी एक लतीफ़े का ना जवाब दिया, रसीद तक नहीं दी। और उनमें से बहुत सारे लतीफ़े ऐसे थे जो सिर्फ एसएमएस के जरिए भेजे जा सकते थे। लतीफ़े का जवाब तो स्माइल और कहका ही हो सकता है ना, वो मैं कैसे आपको भेजता? आप दूसरा वो लिखी वो भेज देते कि सच्ची बात ये है कि मुझे देखना ही नहीं आता एसएमएस, ना मैं देखता हूँ ना मुझे आता। एंड और सेंड के अलावा अपना आप अपनी कहानी कोई नहीं। टेक्नोलॉजी के इतने बड़े वो प्रमोटर हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी के, और आपको एंड सेंड के अलावा मोबाइल में कुछ आता ही नहीं है। इसीलिए हूं ना कि मुझे हैंडीकैप का अंदाजा बहुत है। मैं जाहिल हूं लेकिन खुशकिस्मत हूं इसलिए कि मुझे अपनी जहालत का इदराक भी है और इतराफ भी। लेकिन साबित हो गया कि हसन निसार बनने के लिए टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है बहरहाल नहीं, इस मुल्क में नहीं। देखिए साबित हो हसन निसार बनने के लिए टेक्नोलॉजी की जरूरत है या नहीं? हसन निसार बनने ये गैर जरूरी है। हसन निसार नहीं होने चाहिए, साइनी होने चाहिए, साइंटिस्ट होने चाहिए। नहीं, ये तो अब आप कसर नफसी से काम ले रहे हैं। कसर नफसी नहीं है, ये हमारी जरूरत नहीं है। शायर, अदीब, राइटर आपने भाड़ में झोंकने हैं। जरूरत इस वक्त हमें, मैं एज ए पाकिस्तानी और एज ए मुस्लिम में बात कर रहा हूँ, हमें जो शदीद जरूरत है वो है वाकई आलिम का जो सही तर्जुमा है वो है ही साइंटिस्ट। अशफाक साहब यही कहते थे। ठीक है, मुझे नहीं पता वो क्या कहते थे, चूंकि वो और बहुत सारी मेरा उनके साथ बहुत प्यार मोहब्बत था और मैं उन्हें कहा भी करता था कि ये आप बाबा फरोशी बंद कर दें। अच्छा। ये बाबे बूबे जो मैटर नहीं करते हैं। असल में बंदा बड़ा, हम पता किन लोगों को मशाहिर समझ लेते हैं, मोस्टली उनमें से कोई ड्रामे किस्म के लोग होते हैं, कोई साइंसदान वगैरह, ये मशाहिर नहीं होते। शायर, अदीब ये भी उन मानों में मशाहिर नहीं होते। गैर मुतनाज़ा कंट्रीब्यूशन जो लोग देते हैं ना बनीना इंसान को, ये लाइटें जल रही हैं ना, एसी चल रहा है ना, गाड़ी चल रही है ना, इस पे कोई तनाजा नहीं। आप हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, गोरे हो, काले हो, पीले हो। अच्छा चलें सर, आप तो बहुत आगे निकल जाते हैं। जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब ने भी तो कंट्रीब्यूशन की, बल्कि परवेज मुशर्रफ साहब आपके फेवरेट भी हैं, हद तक उन्होंने भी 1 करोड़ रुपए की कंट्रीब्यूशन किया और उस पर मशहूरी भी उन्होंने 50 लाख की कर दी है। वैसे नहीं, ये आप ज्यादती कर रहे हैं उनके साथ। मेरा ख्याल है कि अगर किसी ने मशहूरी नहीं की अपने करोड़ रुपए की तो वो परवेज मुशर्रफ है। आपकी कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, शायद मेरी ज्यादा हो मियां नवाज शरीफ से या जरदारी साहब से। वो कैसे? देखना होता है कि किसी के पास कितना है और उसने क्या दिया है। ये बड़ी आपके पास करोड़ रुपया है, आपने 5 लाख दिया, मेरे पास 500 है, मैंने 400। लेकिन हसन साहब आप एक बात नोट फरमाएं छोटी सी, अंजलिना जोली ने 1 लाख डॉलर दे दिया, यानी कि करोड़ों का रुपया तो अंजलिना जोली देगी जिसका ना इस मुल्क से कोई ताल्लुक, गैर मुल्की काफरा। मीरा जूली ने क्या दिया? मीरा जूली को तो छोड़े, मैं उससे कंपेयर कर रहा हूँ। अंजलिना जोली को मुशर्रफ साहब से कंपेयर कर रहे हैं। इनकी कंट्रीब्यूशन तो बिल्कुल ऐसे है जैसे आप किसी को या मैं किसी को 5 रुपए दूं, किसी जरूरतमंद को। अब मियाँ साहब जैसी फैमिली की तरफ से 1 करोड़ रुपया तो कुछ भी नहीं, या जरदारी साहब ने उनका कितना है? 25 लाख रुपए। हाँ जी, 25 लाख रुपए। 25 के 50, 25 लाख। मैंने 50 लाख सुना है, लेकिन अगर ये 50 लाख भी हो कुछ भी नहीं, तो बेमानी बात है, ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं है। अच्छा सर, ये कोई डोनर फटीक की भी एक बात चल रही है कि डोनर जो हैं लोकल हो या गैर मुल्की हो, वो मुख्तलिफ वफात के आने से ना बार बार वो कुछ थक भी गए हैं। सुनामी आया, फिर हैटी में भी ज़लज़ला आया, फिर पाकिस्तान में ज़लज़ला आया, अब दोबारा सैलाब आ गया, तो ये डोनर जो हैं ये कुछ थक भी गए हैं। ये बात आपके ख्याल में ठीक है? मैं डोनर तो शायद नहीं थका, डोनर की इकोनॉमी थक गई है। वो मुआशी बहरान की वजह से आप कह रहे हैं? एग्जैक्टली, उनके अपने पल्ले कुछ नहीं है। अब मैं शेयर करूंगा आपके साथ, अगर मैं शेयर कर सकता हूँगा। बंदों के लिए अपने बच्चों के पेट पालने मुश्किल हो गए हैं। एक बंदे को अगर अपने दूसरे वक्त की रोटी का, अपने बच्चे के अगले महीने की स्कूल फी का प्रॉब्लम है, वो कैसे किसकी मदद करेगा? ये ढोंग है, ड्रामा है, और क्या है? लेकिन ये जो लोग बात कह रहे हैं कि जी हुकूमत की साख ठीक नहीं है, हम किस इदारे को दें। जब जल्जला आया था तो ये हुकूमत तो ना देने वाले बहाने नहीं, ना देने वाले जल्जला आया था तो ये हुकूमत तो नहीं थी। अच्छा नहीं, लेकिन जल्जले में और सैलाब में कुछ फर्क है हसन साहब? कुछ नहीं, बहुत ज्यादा। हाँ, जल्जले में बहुत सारे 1 लाख बंदे फौरन बन गए और जो तबाही थी वो सामने नजर भी आ रही थी। सैलाब में बंदे तो शायद 2000 मरे हैं, लेकिन तबाही नजर नहीं आ रही क्योंकि पानी ही पानी ताहद्दे निगाह नजर आ रहा है। नहीं, ये असल बात ये है कि मैंने सैलाब के इमीडिएटली आफ्टर दिस
ये जो हुई क्लेमिटी, मैंने लिखा था कि ये तो हो गया, ये तो इनसे मैनेज नहीं होगा, ये मेरा ईमान था और अब भी है। जो हुकूमतें नॉर्मल हालात में डिलीवर ना कर सकें और गुड गवर्नेंस ना दे सकें, वो अब नॉर्मल हालात में कैसे डिलीवर करेंगे? लेकिन ये तो यूएनओ ने भी माना है कि अकेली हुकूमत की तो ये बस का काम ही नहीं। नहीं, मैं बाद में शामिल कर लेते हैं ना जी, उसको भी शामिल कर लेते हैं। जो आप कह रहे हो आई एग्री विद यू, जो वो कह रहे हैं वो भी ठीक कह रहे हैं। मैं तो इस वक्त सिर्फ हुकूमतों की बात कर रहा हूँ ना, इनकी अपनी परफॉर्मेंस। ठीक, इनको पहले से पता होना चाहिए था, दुनिया इतनी एडवांस हो चुकी है कि इनको अंदाजा होना चाहिए था क्या होने जा रहा है। अब भी इनको पता नहीं कि क्या होना है। कल ये जितनी जमीनें हैं इनका, यासर साहब, रिकॉर्ड, एक तो जमीनें गायब पता नहीं कितनी हो जानी है, कितनी दरिया खा जाएगा, कितनी उगल देगा, कितनी जमीनें निगल जाएगा, ये अभी कुछ नहीं पता। रिकॉर्ड अब ना सरकार के पास है, हदबंदियां, फर्दे, इंतकाल, जो भी होता है, रजिस्ट्रियां, ना लोगों के पास अपनी जमीनों जायदादों का कोई रिकॉर्ड होगा, ना गवर्नमेंट के पास होगा। इसमें एक चांस नहीं बनता, ये जो आप कह रहे थे जमीनों के रिकॉर्ड गुम हो गए हैं बंदों से भी और गवर्नमेंट से भी, तो इससे फायदा उठा के जागीरदारी निजाम ना खत्म कर दें, सब बराबर कर दें, सब। वो नहीं खत्म होगा, रिकॉर्ड ही नहीं है तो पहले से ज्यादा जमीनें ले लेंगे। वो पहले से ज्यादा ले लेंगे। साहब, इसमें एक मैं ये सोच रहा था कि जो मीडिया का रोल है, नो डाउट कि बड़ा वो काबिल सताइश भी है इसमें, लेकिन कहीं कहीं मुझे लगता है कि वो, जैसे किसी ने कहा ना कि एडिटर वो होता है जो बड़ी मेहनत से गंदम को भूसे से अलग करता है और फिर भूसा छाप देता है। तो हम चुन चुन के वो जगह क्यों दिखाते हैं जहां पे वो इमदाद नहीं पहुंची, जहां लोग रोटी के लिए तरस रहे हैं। अब जामपुर एक तहसील है पंजाब की, वहां रोजाना 1000 देगें पक रही हैं 25 किलो की 70,000 लोगों के लिए, ये कोई नहीं दिखाता। 2 करोड़ लोग जहां मुतासिर हुए हों, वहां पे 2 लाख अनअटेंडेड बंदे ढूंढ लेना तो कोई मुश्किल काम नहीं। लेकिन इट इज ऑलवेज अ पैकेज। ठीक है ना, एक तरफ मीडिया बड़े खुशू खुजू के साथ लोगों को मोटिवेट भी कर रहा है, ठीक, हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं है, ये तो मैंने भी उनको मोबिलाइज भी कर रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, इमदाद के लिए मुतहर्रिक भी कर रहा है। वो जो एक आपने कहा है कि वो फटीक्ड जो है, वो उसको थॉइंग जिसे कहते हैं, वो मेल्ट कर रहा है कि लोगों का जज्बा उभार रहा है, उनको उभार रहा है। लेकिन दूसरी बात भी आपकी दुरुस्त है कि खास एक नजर से देख के खास तरह की चीजों को वो ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है। उसकी भी गालिबन वजह है कि मीडिया बेसिकली, वो व्हाट इज मीडिया, दिस इज आल्सो इट्स लाइक अ शॉप, जो बिकता होगा वही बेचेंगे ना वो। हसन साहब, एक और बात जो बड़ी सैलाब में नोट करने वाली वो ये है कि जो लोग सैलाब ज़दगान की मदद करना चाहते हैं खुद जाकर, उनको बड़ा ये देखें पीपीपी और नून लीग, ये मैं चलता हूँ, इकट्ठा ही हमला किया पीपीपी और नून लीग ने मिल, बड़े यंग एमएलए ने हम पे नहीं इकट्ठा हमला किया है, पूरी कौम पे किया हुआ है। इन दोनों ने वक्त की जरूरत है जनाब। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था कि जो सैलाब में जो मुश्किल पेश आ रही लोगों को, जो खुद लोग जाकर सैलाब ज़्यादा इलाकों में सामान देना चाह रहे हैं, वो मिसाल पर मुजफ्फरगढ़ वहाँ पर पहुँचते हैं अगर, तो उधर जो लोग असल में मुस्तहिक हैं वो तो बिल्कुल दरिया के पास दूर बैठे, उन तक पहुँचने से पहले ही उस सामान को लोग पड़ जाते हैं जो इतने मुस्तहिक नहीं है, जो वहाँ की मुकामी आबादी है। यानी अगर आपके पास पुलिस की स्कॉट ना हो तो आप सैलाब ज़दगान को चीज़ें भी तकसीम नहीं कर सकते सही तरह। अवाम भी ऐसे ही होते हैं जैसे आपके बच्चे हैं, ठीक है ना, आप उनको एजुकेट करते हो, उनकी ग्रूमिंग करते हैं आप, तालीम, तरबियत सारी। इसी तरह हुक्मरानों की बुनियादी जिम्मेदारी होती है अपने अवाम को एजुकेट करना, ग्रूम करना, डिसिप्लिन करना, तमीज सिखाना। जिनकी अपनी ग्रूमिंग ना हो, जिनको खुद तमीज ना हो, जो खुद लफंगों की तरह एक दूसरे के गिरेबानों पे हाथ डालें। से मुझे एक बात याद है कि वैसे तो ये एमएनए हजरात आए हैं, इनसे पूछना तो मुझे ये चाहिए बिलाल यासीन से कि इनके हुस्न का राज क्या है, लेकिन इनको पूछते फिलहाल ये हैं कि पिछले कुछ दिनों काबीना का जो इजलास हुआ उसमें वज़ीर आला शहबाज शरीफ की और राजा रियाज साहब की कुछ चांदमारी हुई आपस में, वो क्या था? आप ये चाहते हैं कि मैं ये कहूँ कि जी इनकी को आपस में कोई क्लैश हुआ तो कहाँ मैच बनता है? इस वक्त इतना बड़ा डिजास्टर है, तो इसमें अगर ये बात हुई, मैं बताया कि इस तरह की हकीकत कोई नहीं, अगर इसमें कोई ऐसी बात भी है तो वो गैर मकूल सी बात है कि एक इस वक्त पूरी कौम इस वक्त जिस मुसीबत से दो चार है, किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। और अगर एक बंदा, मुझे पता है कि हसन साहब इससे इख्तिलाफ जरूर करेंगे, एक बंदा अगर वाकई
आपके जितना मीडिया बता रहा है 100 साल में इस तरह का सैलाब, इस तरह की तबाही किसी ने नहीं देखी। उसमें एक फर्द जिसका नाम मोहम्मद शहबाज शरीफ है, अगर वो लोगों तक पहुंचने की उसने कोशिश की है, अगर वो लोगों तक पहुंचा है, 100% नहीं तो बेहतरीन नहीं किया तो बेहतर करने की कोशिश कर रहा है, तो हमें चाहिए कि हमें एज ए नेशन उससे बगअप करें और उसको कहें कि जनाब ठीक है, किसी पार्टी से दूसरी पार्टियां भी मौजूद हैं, उनको भी चाहिए, वो भी कर रही हैं, अगर किसी पे एतराज करना है तो उस एतराज का बदला जो है वो इस तरह दिया जाए कि उससे बेहतर काम करें, सही है, ना कि किसी पे क्रिटिसिज्म, ना कि किसी पे उंगली उछालें। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, अगर इस तरह की बात हुई भी है तो कोई अच्छा काम कर रही है पंजाब हुकूमत, तो आप क्यों उनको फिर ताने देते हैं कि सलाबी सियासत कर रहे हैं ये लोग? नहीं, मेरा ख्याल ये है पीरजादा साहब, जहां तक आपने जो चांदमारी की बात की है ना, अगर उसका आप जवाब मेरे से चाहते हैं, मैं एक चीज का कायल हूं कि जब आप इकट्ठे चल रहे हैं ना, और इकट्ठे चल के आप ये सोच रहे हैं कि पीरजादा साहब और तारिक शबीर में कहीं कोई आपस में क्लैश अंदर खाने मौजूद है, अच्छा, तो वो दिल की बात निकालने में बुराई कोई नहीं है। अगर आपने चलना है तो ठीक, अगर आपने इकट्ठे चलना है तो फिर जो दिल में गुबार है उसको निकालना चाहिए। मैं ये समझ, पहले तो मुझे ये बताएं कि ये आफत है कुदरती या कि अल्लाह का अजाब है? हसन साहब पहले तो उस पर आप मुझे, इसको कुदरती आफत, दूसरा आपने क्या कहा अजाब, अजाब एक ही बात हो गई ना, सजा भी हो सकती है, ऐसा है नहीं। एक बात तो ना हुई ना हसन साहब, अजाब अलहदा, अगर आप अजाब कहेंगे तो उन लोगों के जख्मों पर नमक छिड़केंगे जो इस कुदरती आफत के नतीजे में तड़प रहे हैं। अजाब उनका कसूर भी कोई नहीं था और उनको अजाब कहकर आपने दो धारी तलवार चला दी उनके ऊपर। आफत एक नहीं, आफत और आफत क्या, आफत अजाब ही होती है और क्या होता है? नहीं देखें, इसमें फर्क है। आफत किसी भी किस्म की हो, अल्लाह ना करे, अल्लाह पाक हर एक को महफूज रखे, लेकिन वो अजाब भी की एक सूरत होती है ना जी, वो चाहे तातारियों की यलगार हो, चाहे सुकूते ढाका की शक्ल में हो, चाहे कहत की शक्ल में हो, सैलाब की शक्ल में हो, जलजला की शक्ल में हो, ये इम्तिहान होता है। मेरा ख्याल है कि ये सारी टर्मिनोलॉजी एक तरफ रख के हम इसको देखें कि ये एक इम्तिहान, ये सिर्फ गरीबों के लिए रह गया है, उन लोगों के लिए जो इसका इंतजाम नहीं करते, उन हुकूमतों के लिए जिन्होंने इसकी पेशबंदी नहीं की हुई, उनके लिए एग्जैक्टली। लेकिन जो करते हैं हाँ, वो भी इस तरह के बहरानों की जद में आ जाते हैं, डेवलप्ड कौमों में भी, लेकिन उधर इतना जानी और माली में नुकसान नहीं। उसकी वजह है कि वहाँ प्लानिंग नाम की भी कोई चीज होती है, वहाँ लोगों में एहसास जिम्मेदारी होता है, लोगों की एक ट्रेनिंग, तरबियत, तालीम, इक्विपमेंट, वो इजादात, साइंस, टेक्नोलॉजी जिसका मैं मातम करता रहता हूँ, पेशबंदियां, प्रीएम्प्टिव मेजर्स, क्या अच्छे और बुरे मैनेजर में क्या फर्क है? शहबाज शरीफ ने ये बात कही है कि अगर हमने इनको अटेंड नहीं किया, जो 2 करोड़ के करीब जो पाकिस्तानी हैं, अगर इनको हमने अटेंड नहीं किया तो फिर ये जो सखर वाले लोग हैं ये कराची का रुख करेंगे और मुजफ्फरगढ़ वाले जो हैं वो लाहौर का रुख करेंगे, और रास्ते में जो चीज आएगी वो बचेगी नहीं। इस वक्त जरूरत है जिम्मेदाराना रोल की। आज गुंजाइश मौजूद नहीं है कि हम यहाँ पे आके इसमें अपना जो टाइम वेस्ट करें कि जनाब चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के होते हुए जो हमारे सीनियर मिनिस्टर हैं उन्होंने कोई ऐसी बात की। अच्छा तारिक साहब ये बताएं मुझे, ये बड़ी अच्छी बातें बिलाल यासीन साहब ने की सारी, कि इस वक्त आप चूंकि पंजाब से एमएनए हैं, कोई 7 एक अजला ऐसे हैं, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, रहीमगर खान वगैरह, जहां इस सैलाब की वजह से बाकी तबाहकारियां तो आई सो आई, लॉ एंड ऑर्डर भी बिल्कुल ब्रेक डाउन हो चुका है। सिंध में तो खैर वो डाकू वाकू भी निकल आए हैं, यहाँ भी लोग जो हैं वो लुट रहे हैं, चोरियां हो रही हैं, डकैतियां हो रही हैं। लॉ एंड ऑर्डर था, अब से बदतर हो गया। इसका कोई सोल्यूशन है आपके ज़हन में? आप यंग पार्लियामेंटेरियन हैं। मैं उसमें क्लियर कर दूं जी, जी, जिस बंदे की नेगेटिव सोच है ना, उस पर कुछ भी हालात आ जाएं, वो पॉजिटिव सोच नहीं होती, वो अपनी उसी रूटीन में चलता है, वो मौके की तलाश में होता है। तो लाजमी बात है, इन इतने बड़े एरिया में जब ये कुदरती आफत आई है, आपने पहले तो जो जिक्र किया ना गुरबा पे, मैं ये समझता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं है कि गुरबा उसमें ज्यादा पिसे हैं, लेकिन इसमें एक चीज है कि जो जमीनें थी, जो फसलें थी, जो फैक्ट्रियां थी, वो बाकी लोगों को भी थी, बाकी पाकिस्तानियों को भी थी, सबको रगड़ा लगा है, सबको रगड़ा लगा है। लेकिन अगर लूट मार हुई है और जिन लोगों ने लूट मार की है, मैं सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करूंगा इस प्रोग्राम के तवस्सुस से कि खुदारा ऐसे लोगों को, मेरा ख्याल है कि शर्म आनी चाहिए कि एक बंदा पहले बेचारा वो गरक हो रहा है और आप मजीद उसके ऊपर पत्थर रख दें। अच्छा इससे नहीं है उसको, एक मिनट अपना बिलाल साहब रचा है, वो वाले थानेदार साहब रचा, तारा साहब से बताना चाह रहा था कि असल में गुरबा ही लूट मार कर रहे हैं। आप देखिए रमजान में लाहौर में फकीरों का रश होता था, वो यहाँ नहीं अब। अच्छा, वो उधर कंबल कट्ठे हम अभी करते हैं इस पे बात। थानेदार साहब चाय मंगवा दो जरा, चाय हो रही है। चांद साहब
चाय नाल पानी भी मंगवा। हाँ, पानी भी मंगवा दो, बल्कि नून लीग के लिए चाय और पीपीपी के लिए पानी ठंडा लेके आए। अच्छा तारिक साहब, आप पहले बात कर रहे थे ना कि इन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो लूट मार करें। शर्म नहीं आती इन लोगों को, क्योंकि अगर शर्म ही आनी होती तो फिर ये लूट मार ना होती। हुकूमत ये नहीं कह सकती कि इन लोगों को शर्म करनी चाहिए। हुकूमत को ये चाहिए कि 1,70,000 जो पुलिस फोर्स है पंजाब की, दुनिया की दूसरी बड़ी सर पुलिस फोर्स है पंजाब की, बाकी के जो जिले जो मुतासिर नहीं हुए वहां से अगर 10% फोर्स इन जिलों में भेज दी जाए तो काफी हद तक लॉ एंड ऑर्डर पे काबू पाया जा सकेगा। मैं अर्ज कर दूं, देखें पहले लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत हाल है ना, आप वो भी आपके सामने है। हालात इतने गंभीर हैं कि आप एक जगह से अपनी फोर्स उठाते हैं, दूसरी जगह पर डालते हैं, तो जहां खाली पड़ा हुआ वहां दहशतगर्द मैंने सिर्फ 10 पर एक बात बताऊं, सारी सिचुएशन में मैं नहीं समझता कि इस मुल्क की रूलिंग एलीट ये तो रूटीन को मैनेज नहीं करने के काबिल, वरना 63 बरस के बाद ये मुल्क इस साल को पहुंचा होता। मैं किसी एक गवर्नमेंट की, आज की, यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे की गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा। साहब इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया है डिक्टेटरशिप ने, एक पॉलिटिशियन के पल्ले क्या रहा है। मेरा भाई बैठे हुए, इनसे पूछे कितने देर हमें भाई कुछ आप इस वक्त हमें कितनी देर मिली है, हमारे पास है क्या? मैं ऑन एयर कह रहा हूं पब्लिक को, बेसिकली इस मुल्क की पॉलिटिकल एलिमेंट की औकात ही नहीं थी। इन्होंने ताली दो हाथ से बचती है। मुहिम जोई और ताले आजमाई जिसकी तरफ ये इशारा कर रहे हैं, उसके लिए एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है। अब 2.5-3 साल हो गए ये तकलीफ के बाद। एक मिनट, लेट मी कंप्लीट प्लीज। आप दोनों पॉलिटिशियंस हैं, आप यही कहना है जी अब काबिल नहीं है। उनकी एक बात सुन लेते हैं, फिर हम आप काउंटर आर्गुमेंट दे रहे हैं, उनकी बात एक सुन लेते हैं। 63 साल हो गए हैं, दलील सुन ले। वो भी मटेरियल अपने ही भाई बंद हैं। हम ही एनवायरनमेंट इस तरह का क्रिएट करते हैं, मिठाइयां मेरे और आपके ही भाई बांटते हैं। जब एक बंदा परसेंटेज ही होती है। पाकिस्तान पूरे अजाब में मुब्तला है, तो लोग आज भी मौजूद हैं कि जी वो जो लूट रहे हैं आज हम उनको सही तो नहीं कह देंगे। इसी तरह जब इस तरह के मामले में इंटरेस्ट होता है, बताइए, 1 लाख के मजमे को उल्टाने के लिए 10 शरपसंद काफी होते हैं। बात समझने और सोचने की ये है, आर दे केपेबल, कैन दे डिलीवर। मेरी बात सुन लें, मैं 2 लफ्ज इस्तेमाल करता हूं, नीयत और अहलियत। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो जापान या जर्मनी का जो हाल हुआ था, खंडर बन गए थे, वो मुल्क नहीं रहे थे। वहां माजूरों के अलावा कोई बंदा सेहतमंद मुकम्मल जिस्म का बंदा ही नजर नहीं आता था। एम आई राइट और रॉन्ग? इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। चंद सालों में उन कौमों ने बाउंस बैक किया। विद इन 2 decades, less than 25 years left, पहले let me complete, they bounced back, they were back into लेकिन आप जो बात कर रहे हैं ना हसन साहब के जी, ये कौम इस काबिल ही नहीं है, इसकी पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं, कतई नहीं। आपने पॉलिटिकल लीडरशिप को मुर्द इल्जाम ठहराया ना, आप उनको कह रहे हैं उनमें अहलियत नहीं है, जो उनमें अहलियत नहीं है। लेकिन आप जिनसे कंपेयर कर रहे हैं, जिन मिलिट्री डिक्टेटर से आप उनको कंपेयर कर रहे हैं, उनमें से एक ने इस मुल्क में फिरका वारियत को लगाई, उनके साथ दूसरा जो है वो आपको उनके साथ कंपेयर नहीं कर रहा। आप क्यों बात, मैं कुछ कह रहा हूं, आप मेरे सामने बैठ के कम से कम मैं जो कह रहा हूं उसको आप इंटरप्रेट ना फरमाए ना जी, मुझे फौत होने दें। मेरी कही हुई या लिखी हुई बात को इंटरप्रेट करने के लिए मेरे फौत होने का इंतजार फरमाएं आप। मैं कुछ और कह रहा हूं। फौज, पहली बात तो यह है कि फौज कहां की है कि हम में से हैं, हम ही हैं। अगर वो जिम्मेदारी का सबूत नहीं देते तो दरअसल हम जिम्मेदारी का सबूत नहीं दे रहे हैं, वो इसका हिस्सा है ना जी। को बाहर की को फौज तो आके नहीं इन्वेट कर रही। लेट मी कंप्लीट। दूसरी सोचने वाली बात यह है कि वी आर द वंस हु क्रिएट सच एन एनवायरमेंट कि उनको मौका मिलता है। उनकी ताले आजमाई और मुहिम जो ये अपनी जगह पे, मैं उसको कंटेस्ट नहीं कर रहा। जो बात आप कह रहे हैं या जो ये कहना चाह रहे हैं, मैं उससे इत्तेफाक कर रहा हूं। लेकिन फौज भी तो भाई अपनी है ना बिलाल यासीन साहब, को इंपोर्टेड फौज तो नहीं है, ये हम ही हैं। तारिक शबीर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे हसन साहब की बात? एक बिलाल साहब का कमेंट ले लें। साहब, मैं हसन भाई की बात को बढ़ावा दूंगा। जो इन्होंने बातें कही, जो इन्होंने पिन पॉइंट किए हैं, जो हमारी सोसाइटी के जो ड्रॉबैक्स हैं, उनका सोल्यूशन क्या है? उनका सोल्यूशन पूरी दुनिया में ये चीज मानी जा चुकी है कि जब तक आपका पॉलिटिकल सिस्टम, जब तक आप डेमोक्रेसी पे आप गामजन नहीं होंगे, उस वक्त तक आप इनका इलाज नहीं ढूंढ सकते। जब एक दुनिया मान रही है तो हम क्यों अगला नया तजर्बा करने जाते हैं?
जी तारिक शबीर साहब, आप हसन साहब की बात का जवाब दे रहे थे मिलिट्री जी, मैं जवाब ये दे रहा था, हसन साहब जैसे कह रहे हैं ना कि जनाब यहाँ सिस्टम जो है ना वो सारा वो अपसेट है और ये लोग कैपेबल नहीं है। मैं इसमें सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूँ कि बड़ी मुश्किल से एक बिल्डिंग को तैयार किया जाता है, अभी उस पर लेंटर डलता है, कोई डिक्टेटर आता है, वो उसको उधेड़ता है, फेंकता है, और नए सिरे से फिर एक बिल्डिंग जो है ना जमहूरी गवर्नमेंट को अभी तैयार करने की मोहलत दी जाती है कि आप ये टाइम है भाई चलें, वो अभी लेंटर तक नहीं पहुंचा पाता है उस बिल्डिंग को, फिर नया सिलसिला शुरू। खुदा के लिए मैं सर मेरी बात सुना, नहीं मेरी पाकिस्तान की बिल्डिंग मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूं, हम बुरे हैं, खुदारा पहले हमारी ड्यूटी देखेंगे, हमारी ड्यूटी क्या है। सुबह जब हम उठते हैं ना, उठने के बाद हमारा कोई टाइम अपना टाइम नहीं है, हमारे बच्चों का टाइम नहीं है, वो पब्लिक के लिए टाइम है। हमने नेक नीति से उनको सर्व करना है, उनके मसाइल हल करने हैं। अगर पल्ले कुछ भी नहीं, क्या पल्ले जी, तस्लीम करना चाहिए। हालात तो वही है ना ब्यूरोक्रेसी के साथ कि 40-45 साल का तनख्वाह लेके दूसरे इदारों के साथ, बिल्कुल, तो सब अकाउंटेबिलिटी हमारी, आप हमारी ब्यूरोक्रेसी से काम ही नहीं लेते बिलाल साहब। कैसे ब्यूरोक्रेसी से काम लें? सिस्टम तो चलने दें, आप हमें सपोर्ट तो करें, सिस्टम को स्ट्रेंथन तो होने दें। यासिर साहब अकाउंटेबिलिटी लेके हैं, ये वैसे बात होता क्या है, एक पॉलिटिशियन बेचारे की आप देखें मिजरी तो देखें कि उसकी अकाउंटेबिलिटी कहां पे है। अब वो दौर गए कि जब 5 साल बाद या 4 साल बाद या 3 साल बाद अब डेली बेसिस पे मीडिया साहब जो पॉलिटिशियन है ना वो अपना काम निकलवा लेता है ब्यूरोक्रेट से। ये मेरा ख्याल है थोड़ा सा पॉलिटिशियन जिन्होंने पब्लिक को सर्व करना है, मैं उन पॉलिटिशियंस की बात नहीं कर रहा जो अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, ये अपनी जगह है। ये जो पॉलिटिशियंस किया भाई, जिनको मैं जानता हूँ, जिन पॉलिटिशियन से मैं वाकिफ हूँ, मैं तो किसी चोर चक्कर से वाकिफ नहीं हूँ। मैं तो जानता हूँ तारिक शबीर को, मैं तो ये नहीं जानता हूँ कि मैं देखता हूँ। हम तो बात से मुझे याद आया, इस सदर जरदारी साहब सुना फिर रूस जा रहे हैं, ये ना ही छेड़े टॉपिक तो बेहतर है, हमारी लड़ाई क्या भाई बुराई क्या है? नहीं मैंने तो पूछा प्रेसिडेंट क्या करे, मौका नहीं है। आसिफ साहब ने जो पूरी कौम के जो जज्बात मजरू किए हैं, मैं बताया आपको प्रोग्राम शुरू करने से पहले, कभी जवाब नहीं, हमें मजबूर हो जाते हैं। देखिए इस वक्त इतने बड़े डिजास्टर में आपका प्रेसिडेंट पाकिस्तान का और वो लंदन और पेरिस में घूम रहा है, क्या मौका था? इतनी मुल्क में होता उन्होंने बताया। मैं तो सिर्फ अपनी बात यहीं पे समेटता हूँ कि लोगों ने तो उसी वक्त देख लिया था। मैं जरदारी साहब की बात कर रहा हूँ कि जब जरदारी साहब ने वहां पर एड्रेस किया और मेरे भाई जैसे जो एडवाइजर उन्होंने कहा कि आप जरदारी साहब क्या कर रहे हैं, कौम मर रही है और आप यहाँ पे बैठे हुए हैं और अपनी तकरीबात आप यहाँ पे जलसे कर रहे हैं, वहां जाए, कौम को जरूरत है, आप दिलासा दें। तो पता आपको जरदारी साहब ने क्या कहा जब उन्हें समझ आ गई कि वाकई मेरे से बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया? तो उन्होंने कहा हाँ मुझे पता है कि पाकिस्तान के हजारों लोग जो है ना इस वक्त मुसीबत में है। देखेंगे कितना बड़ा ये ब्लंडर है कि 2 करोड़ पाकिस्तानी इस वक्त जिंदगी और मौत की कश्मकश में है, और उन्हें पता है कि हजारों लोग इस वक्त हैं। जब जरदारी साहब ये बात कर रहे थे तो उस वक्त नौशेरा से वो निकल गए, सैलाब आगे चला था, उस वक्त हालात यही थे। बाद में तबाही फैली है, वो जैसे जैसे फैलता गया और इस कदर फैला कि हमारी सोच वहां तक नहीं। मेरा ख्याल है वो जा रहे हैं हाइडल पावर के लिए, 1000 मेगावाट का उनसे कोई हमारा वो भी मेरा ख्याल है इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद ट्रेड का भी सिलसिला चलने वाला है और मेरा ख्याल है कि एक नई राह खुलने वाली है हमारी ट्रेड के हवाले से रशिया के साथ, जो बड़ी जरूरी भी है कि जो चीजें वहाँ बाकी लोग करना चाहते हैं, हम कहते हैं कि नहीं, जो हम कर सकते हैं हमें करनी चाहिए। और इंशाल्लाह वो अभी मीडिया उसको इतना हाईलाइट नहीं कर रहा, जब उसके रिजल्ट्स आएंगे तो पाकिस्तान के लिए वो बेहतर रिजल्ट आएंगे। ये तो मैं अर्ज कर दूं इस सिलसिले में। दूसरा, मैं तो यासिर साहब सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करूंगा, आपकी पार्टी वैसे मीडिया मैनेजमेंट में कमजोर, जी एग्जैक्टली कमजोर है। पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडरान हैं वो जो मेरी पार्टी के लीडरशिप पे क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कि जी ये फोटो सेशन करवा रहे हैं, मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से उनको रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज खुदारा आप आए, और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, हसन साहब से रिक्वेस्ट करूंगा उनकी प्रोजेक्शन करें, मगर उसी तरह की नकल तो करके देखें। जरा 15 दिन 20 दिन अपनी नींदें छोड़ के, अपने तो आराम छोड़ के जरा वो उन तबाही के मनाजर में तो जरा घूम के दिखाएं। तो मैं कहता हूं कि मेरी लीडरशिप को जरूरत नहीं है, ना दें इनको प्रोजेक्शन, उन्हीं को दे दें जो क्रिटिसिज्म कर रहे हैं ना। आप मेरा इशारा समझ गए हैं, मगर खुदारा आज ये वक्त नहीं है, आज पाकिस्तान को सीरियसनेस की जरूरत है।
पाकिस्तान को अगर आज हम सीरियसनेस का मुजाहरा नहीं करेंगे तो पाकिस्तान को खुदा न खास्ता वो नताइज ना देखने पड़ जाएं जिसका अक्सर व बेशतर जब पाकिस्तान में जमहूरियत का गला घोंटा जाता है तो जिस तरह के खदशात जाहिर किए जाते हैं कहीं उस तरह के हालात सामने ना एक बात बताऊं मैं, इस तरह की जमहूरियत है ना ये, इसका गला घूंटा ही जाए तो बेहतर है। ये बादशाह की डिस्टॉर्टेड शक्ल है ये। आजम भाई बादशाह इस तरह के होते हैं, भांजा है। देखें बादशाह इस तरह के होते हैं कि जो कौम अगर परेशान है तो अपना दुख सुख सब सारा कुछ छोड़ के और उनके दरमियान लाहौर की शक्ल देखना भूल गए और 15-15 20-20 दिन से आज तो आपका हमारा दोस्त हमारा दुश्मन जितने मीडिया आज एक टीवी चैनल तो है नहीं। आप एक इंडिविजुअल देखिए हमारे लिए एग्जाम्पल फिट की है उन्होंने एग्जाम्पल फिट की है एज ए चीफ मिनिस्टर। हसन भाई एज ए चीफ मिनिस्टर ये मजाक तो नहीं दुकानें हैं मुझे लेकिन हसन साहब देखिए इस तरह का जब आप आर्गुमेंट देते हैं ना और आपको लोग देखते भी हैं, सॉरी तारिक साहब, तो वो फिर इनडायरेक्टली मिलिट्री डिक्टेटरशिप की ना एक हिमायत बन जाती है। नहीं वो तो हसन साहब कह चुके हैं, वो तो फिर करते हैं। आर्मी ताले आजमा है, सियासतदान मौका देते हैं, दुकानदार खाइन है, कारोबारी गलत है। इसका मतलब ये है कि हम सब अजीब ये पेश कर रहे हैं उनको कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और तारिक साहब की बात आप लोगों ने तो असेंबलीज में जाना होता है, वजारतें करनी, हमने तो कुछ भी नहीं करना होता, हम तो इसके बावजूद जूते खाते हैं। नहीं अल्लाह के खिलाफ उस वक्त भी जेलों में गए, हमने कौन आप पाकिस्तान होल्डर्स हैं भैया, आप पाकिस्तान के अहम तरीन सतून के एक सपूत हैं, आपकी तरफ कौम देखती है। आप खुदारा आप इस तरह की बातें किया करें कि जिससे हम जैसे जो पॉलिटिक्स को एक मैं यकीन से कहता हूं जो बिल्कुल एन इबादत समझ के जो पॉलिटिक्स करता है उसको सपोर्ट किया करें। इस सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए अपना किरदार आपका वजन है, आप अपना वजन आप जैसे इन जैसे जो सीनियर लोगों से जब हम सुनते हैं ना कि जी मुशर्रफ ये तो यकीन जानिएगा नहीं रोशनी का दिल खून के आंसू होता है, दिल खून के आंसू होता है। हसन साहब सर हमारी यासिर साहब हमारी ड्यूटी देखें, आप वॉच करें, हमारी भी उतनी उंगलियां 2-3 दिन आप वॉच करें, हम क्या तारिक साहब की जरा बात हमें वॉच करें, उसके बाद हसन साहब अगर ये रिमार्क्स देंगे ना तो बिलीव मी हम खुले दिल से इसको कबूल कर लेंगे। हमारी जिंदगी को वॉच करें, आप 1-2 दिन हमारे साथ रह के देखें, फिर आपको पता चल जाएगा कि हम क्या करने जा रहे हैं। प्लीज डिमांडिंग प्रोफेशन है आप लोगों का, ये मैं हमेशा मेरी बात सुने ना, आप उन लोगों पर तनकीद कर रहे हैं जो ठीक है जो चले गए ये कहते हुए कि हम 10 दफा भी वर्दी में जो है ना ये कर लेंगे, आप उनके लिए कहते हैं तो कहते रहे, हमारे लिए खुदारा ये अल्फाज इस्तेमाल ना करें। नंबर 1 मैं एक जो बिलाल साहब ने बात की, देखें तनकीद जो है ना किसी तरीके से होनी चाहिए, उसका कोई सिस्टम जो है ना ठीक होना चाहिए। जरदारी साहब गए अपने वाले साहब को मिलने, कहा गया जी महलों में जाके जनाब वो अपने महलों को देखते फिर रहे हैं, इस किस्म की तनकीद नहीं होनी चाहिए। तनकीद वो जरूर हो जो बनती है। सब पेरिस में कुछ और चीज थी, मैं लंदन की बात कर रहा हूँ, लंदन में कहा गया था, पेरिस में कौन से महल है। अब जो सूरत हाल बनी हुई है ना सर, मीडिया बड़ी कुछ बातें बताता है ना, ऐसी बातें नहीं बतानी चाहिए मीडिया को जो झूठ हो। मैं सिर्फ एक सर मेरी देखिए हालात वाक़यात ये हैं, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि शहबाज शरीफ साहब जो है ना वो एफर्ट नहीं कर रहे, लेकिन ये भी गलत है कि वो ये समझें कि मैं अकेला ही इस कौम की खिदमत कर सकता हूं, बाकी मेरी मशीनरी जो है ना वो बिल्कुल फेल हो गई है। ये तासुर जाता है, ये तासुर। सर मेरा जवाब पूरा होने दें, इस तरह ना करें जिस तरह कल मेरा ख्याल ये हुआ है कि वो यूथ वालों ने कोई चीजें भेजी हैं और वो जामपुर में जो है ना उनको लूट लिया गया है, और वहाँ का डीओ जो है ना, डीओ आ रहा है या डीओ जो है वो भी वो नून लीग के ये समझे कि वो बेसिक्स में से है। अगर वहाँ पे डीओ ड्यूटी वो नहीं दे रहा और डीओ की ड्यूटी जाके मियाँ शहबाज शरीफ साहब करते हैं, तो ये भी गैर मुनासिब है। मेरा ख्याल है कि मियाँ साहब को बैठ के इस बात पे जरूर गौर करना चाहिए कि मेरी मशीनरी भी तो वो काम करे जो मैं करना चाह रहा हूँ, मशीनरी को भी एक्टिवेट करें। इतना खाली इतना बिगड़ चुका है कि आज वो दौर नहीं है कि चीफ मिनिस्टर लाहौर में बैठे और उनका हुक्म चले, आज उनको मॉनिटर करने के लिए जाना पड़ता है, और इसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए। चीफ मिनिस्टर लाहौर छोड़ के और वहां पे अजाब में और वहां पे तबाहियों में फिर रहे हैं, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और इसमें हर दोस्त बाकी लोगों को साथ चलाएं भाई। मेरा ख्याल है इस पे दोनों काम, इसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए और इस पे मातम भी करना चाहिए। जो ये बात कर रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा वजन है। देखिए बात सुनिए, एक जमाने में ये दुनिया बदल गई है बिलाल मेरे भाई। पहले होता था कि सिपा सालार फौज के हराबल लीड करता था, अब सिपा सालार नहीं जाता, अब वो एक कमरे में बैठ के पूरी वॉर प्लान करता है। ठीक है, अच्छा अब वो सिपा सालार खत्म हो गए,
इसी तरह अब मैनेजमेंट का भी जो कॉन्सेप्ट है बुनियादी तौर पे, लेकिन बात इनकी भी ठीक है। तौर पे कुछ करना है भाई मैं भी साथ चलता हूँ, हम इकट्ठे चलते हैं, भाई कौम को जरूरत है भैया। मैं हाजिर हूँ भाई, थैंक यू आपका जो एक ब्लेसिंग है, एक हाथ है, दस्ते शफकत है, वो हम पे रहना चाहिए। एनीवे थैंक यू वेरी मच सर, मैं इंशाल्लाह जाएं और जाके लोगों के देखें मामला के लोग अब किस मुसीबत में फंसे हुए हैं। थैंक यू बिलाल साहब। एक बड़ी दिलचस्प आपको हसन साहब खबर सुनाएं कि बीए बीएससी के जो इम्तहान हुए इस दफ़ा, उसमें 1,12,000 लड़कियां अपीयर हुई और सिर्फ 59,000 लड़के अपीयर हुए। ये अजीब, 59,000 और लड़कियों की जो कामयाबी की शरह थी तकरीबन 50 नहीं, तो कामयाबी की शरह जो लड़कियों की थी वो 33% थी और लड़कों की जो थी वो सिर्फ 18%। हमारे यहाँ जनरली इंप्रेशन ये है कि औरतें 51%। मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ तनासुब तो नहीं है आबादी का, कि बच्चियां ज्यादा। अच्छा, हमने लेकिन बड़ी आज काबिल बच्चियां बुलाई हैं जो कि। वालेकुम सलाम बेटा, आइए आइए आइए। इतनी छोटी सी वो इतना अचानक लग गई है आपको? हाँ? एक लगी हुई 3-4 इयर्स। मुबशरा हफीज हैं, ये एक चाइल्ड पार्लियामेंट हसन साहब बनी हुई है, उसकी ये मिनिस्टर हैं चाइल्ड अफेयर्स की। कौन सी वाली? मैं मुबशरा हफीज। अच्छा, आप मिनिस्टर हैं? जी। अच्छा, एक बात मुझे, कोई स्विस अकाउंट खोला है अभी कि नहीं? वो मिनिस्टर कोई पेरिस में, कोई लंदन में, कोई फ्लैट श्लैट लिया है कि नहीं? नहीं, हम असल पार्लियामेंटेरियंस जैसे नहीं है जो पैसे लुटाए फजूल चीजों पे। हम अपने मुल्क के पैसे ज्यादा लुटाना चाहेंगे। हसन साहब ये हैं कोमल रिजवान, इन्होंने 8 एज लिए हैं ओ लेवल्स में, और ये भी जो ये इतने एज उठा कैसे लिए हैं? जो चाइल्ड पार्लियामेंट है उसकी ये साबका वजीर कानून है और मौजूदा ये मेंबर है इलेक्शन कमीशन की। उसकी ये एसएम जफर हैं? नहीं, बाबर अवान है उसकी। नहीं, वो साबका नहीं ना। अच्छा हाँ, सॉरी। क्यों बाबर अवान साहब के पीछे पड़ गए? हो जाएंगे वो तो अभी हालिया होंगे। लेकिन वैसे इनसे पूछना ये चाहिए कि अगर इनको हुकूमत कहे कि एनआरओ का केस सुप्रीम कोर्ट में डिफेंड करो तो क्या करेंगी आप? मैं ऐसी हुकूमत से रिजाइन कर दूंगी सर। मुझे ऐसी हुकूमत का मेंबर नहीं बनना है। मुझे अगर मेंबर बनना है तो एक ऐसी हुकूमत का मेंबर बनना है जो ट्रूली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो और जो अवाम की। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है आपके नजर? सर, ट्रूली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो है जो सिर्फ वोट या नंबर गेम की वजह से आगे ना आए, जो असल जो पॉइंट ऑफ व्यू है लोगों का उसको लेकर गवर्नमेंट को चलाए। जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं वो उन लोगों के बेनिफिट के लिए लिए जाए, ना कि अपने इंडिविजुअल जाती मफादात के लिए लिए जाए, जो कि हमारे यहाँ हो रहे हैं। आई टेल यू सर ऑनेस्टली, आज पाकिस्तान के बंदे को ये फर्क नहीं पड़ता है कि उसकी गवर्नमेंट जो है, पाकिस्तान जो है वो एक जमहूरी हुकूमत चला रही है या कोई डिक्टेटर चला रहा है। आज एक इंसान को ये चाहिए कि ये है असल आवाज। आई एम स्पीकिंग फ्रॉम द मैसेज। मैं वहां से उठ के आई हूँ। इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है आम आदमी का कि आपके नाम हाथ जमहूरियत है या डिक्टेटरशिप है। ये रहनुमाई आपने करनी है, ये रहनुमाई आपने करनी है। दुनिया में मुआशरे में पढ़े लिखे लोग आप जैसे चंद ही होते हैं जो बताते हैं बच्चों को। अर्ज करूं, असल बात ये है कि वो नत्था सिंह एंड प्रेम सिंह वन एंड द सेम थिंग। ठीक है ना, आपकी आमरीयतें कुछ दे गई हैं, ना आपकी जमहूरियतें को डिलीवर कर रही हैं। ये बच्चे जो ये हुआ, लेकिन आमरीयत को इस आर्गुमेंट का बस इतनी सी बात है। ट्रूली आई रिस्पेक्ट डेमोक्रेसी, लेकिन सर हमारे मुआशरे में जो डेमोक्रेसी का एस्पेक्ट है, जो एलिमेंट है, मैं उसके खिलाफ बोल रही हूँ। हमें इतना वो नहीं है, शऊर नहीं है हमें। लेकिन मुबशरा, जब आप उसके खिलाफ बोलती हैं तो आप इनडायरेक्टली आमरीयत की हिमायत करती हैं, बस इतनी सी बात है, ये बारीक सी। सर अगर आज एक ऑनेस्ट, ये आपकी सिविल आमरीयत है जिसने जमहूरियत का मेकअप किया हुआ है। ये बच्ची ये बात आपको समझाना चाह रही है। कैसे बुजुर्ग हैं सर? फिर देखें, समझ नहीं रहे तो मुझे आप ना कहें फिलहाल, लेकिन आप ये देखें कितना रोशन पाकिस्तान है, क्योंकि आप बड़ी डार्क पिक्चर पेश करते हैं वैसे पाकिस्तान की, माजरत के साथ। अब आप ये देख रहे हैं कि कितना हमारा पाकिस्तान में डार्क या ब्राइट पिक्चर इशू नहीं है, ट्रू पिक्चर। प्लीज बच्ची से भी पूछते हैं हसन साहब, अगर ये हुकूमत में होती तो आज आप है भाई नहीं, हाँ असल हुकूमत इंशाल्लाह होंगी, तो फिर आप क्या सैलाब ज़दगान के लिए करती हैं? अच्छा, कौन सा ऐसा काम है आप ये यासर भाई बड़े सीरियस किस्म के सवाल पूछ रहे हैं। बेटा, मैं सबसे पहले मुझे ये बात बताओ, आप सचमुच की पार्लियामेंट में जाके और सचमुच की वजीर कानून बन जाओ या मतलब कोई वजीर बन जाओ, तो कौन से मुल्क में तुम सबसे पहले घर खरीदना पसंद करो? ये मैं यकीनन पहले दूसरों को वो देखूंगी कि पहले दूसरों को उनकी सहूलियत फराहम करना चाहूंगी।
अगर मैं बनती हूँ तो सीरियसली पहले मैं दूसरों को देखूंगी और फिर अपने आप पर नजर दोहराऊंगी, ताकि मैं पहले दूसरों को बेहतर कर सकूं। और जैसे कि हमारा मजहब इस्लाम भी यही कहता है कि पहले दूसरों को देखो और फिर अपने आप पे नजर दोहराओ, इसलिए मैं पहले दूसरों को करना चाहूंगी। साहब, ये जो जज्बा होता है इस उम्र में, आपका जो दीन है वो बेटा आपको ये बताता है कि अपने भाई के लिए वही पसंद करो जो आप अपने लिए पसंद करते हैं। बच्चों के बारे में हमारे किसी बुजुर्ग राइटर ने कहा था, मेरा ख्याल है शफीकुर रहमान साहब ने, कि बच्चों का अलमिया ये है कि वो बड़े हो जाए। ठीक है, तो अल्लाह करे जब आप बड़े हो जाओ तब भी आपकी ये फीलिंग, ये जो सोच होती है इस उम्र में, ये बड़ी विजनरी और बड़ी इनकलाबी किस्म की होती है, बाद में कहाँ चली जाती है? 25-30 साल बाद रियलिटीज आ जाती हैं, बाद में फ्रैक्चर्ड बाजू दिखाई देना शुरू हो जाता है। नाज़र साहब, ये जो रोमांटिसिज्म है, हाँ जी, मुझे लगता है कि इसी एज में अगर हमें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जिसमें हम लोग इकट्ठे होकर अपने उस पैशन का इतना पॉजिटिवली तरह से हम लोग उसको यूटिलाइज करें और एक ऐसा विजन हम लोगों को मिल जाए जो इस पैशन को सही तरीके से आगे लेकर चले, तो वो आगे 25 ईयर्स में जो आप बात कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म मिला ना आपको। वो मसला उस बच्चे ने पेश किया कि हमारे बड़ों ने हमें प्लेटफॉर्म ही नहीं दिया आगे बढ़ने का। ये नहीं मिला करते कभी। वैसे मैं आपको बताऊं कि अगर ये हो जाए, अगर वो ठीक हो जाए, अगर पूरा मुल्क ठीक हो जाए तो हम सब ठीक हो जाएंगे, इस तरह नहीं हुआ करता। वैसे अगर मैं ठीक हो जाऊं तो सब ठीक हो जाएंगे। इंडिविजुअलिज्म की बात आ जाती है। लेकिन सर मैं आपको बताऊं, नहीं, इंडिविजुअलिज्म तो बड़ी खतरनाक बात है बेटा, वो इज्तिमाइयत और चीज है। सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट अगर इंडिविजुअल रियलाइज दोनों चीजें बेटा, बैक वक्त देखो, खूबसूरती ये है कि आप कुल के तौर पे भी खूबसूरत हों और जुज़्व के तौर पे भी खूबसूरत हों। एक इंडिविजुअल के तौर पे भी आपकी सोच, आपका अमल खूबसूरत हो, और फिर कलेक्टिव जब आप सारे अपने माहौल का हिस्सा बने उसमें भी आप खूबसूरत हो। इंसान में और जानवर में ये बुनियादी फर्क जो चंद एक है ना, वो ख्वाब नहीं देखते, हम ख्वाब भी देखते हैं। हम एक दूसरे के लिए कुर्बान भी हो जाते हैं। जानवर, कभी किसी ने सुना है कि कोई शेर बाकी शेरों के लिए कुर्बान हो गया? अच्छा, एक बात मुझे याद आई, इस बच्ची से पूछे, मुबशरा से, कि ये आपकी जो चाइल्ड पार्लियामेंट है, इसके इजलास वगैरह कहाँ होते हैं? जो नेशनल असेंबली के इजलास होते हैं वो इस्लामाबाद में होते हैं, और जो हमारे पंजाब के होते हैं वो हमारे लाहौर में होते हैं। अच्छा, ये बताएं कोमल कि ये आपने जो A ग्रेड लिए इतने सारे, 8 के करीब, ये आपने उठाए कैसे इतने सारे ग्रेड? कैसे हैं आप? इतना मतलब है कि ये क्या, इसका राज क्या है? सर बहुत से स्टूडेंट्स ग्रेड्स लेते हैं, इनफैक्ट बहुत ज्यादा एज लेते हैं, तो ये कम है? बहुत कम, मेरे ख्याल से तो कम है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है पाकिस्तान में। बेशक ओ लेवल्स हो या मेट्रिकुलेशन हो, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, और काफी इंटेलिजेंट बच्चे हैं जो मैं समझती हूँ कि आगे डिफरेंट स्ट्रीम्स में जाके इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम जरूर रोशन करेंगे। लेट्स होप कि जब ये 30-35 साल की हो जाएं तो तब भी ये जज्बा इनका वैसे ही ताज़ा रहे जैसा इस वक्त है।